परीक्षा। परीक्षा का समय विद्यार्थी जीवन में अत्यंत कठिन होता है, परंतु क्या यह विद्यार्थी जीवन का सबसे कठिन समय है? जी नहीं। एक विद्यार्थी के लिए सबसे कठिन समय होता है परिणाम का। आपने तो सुना ही होगा कि परीक्षा से अधिक कठिन परिणाम की घड़ी होती है। अब परिणाम से पूर्व हर प्रकार के विद्यार्थी के मन में डर और बेचैनी होती है। यह डर दुख में तब बदल जाता है जब परिणाम के अंक उसकी उम्मीद के अनुसार न हो। इस समय विद्यार्थी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, वह इसी रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करके जीवन में आगे बढ़े, और दूसरा, रीचेकिंग करवाए। यदि आप उन विद्यार्थियों में से हैं जिन्हें लगता है कि आपने मेहनत तो बहुत की, परंतु आपका परिणाम आपकी मेहनत के अनुसार बहुत कम मिला, तो यहाँ पर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ CBSE 10th एंड 12th की रीचेकिंग का क्या प्रोसीजर होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राधिका। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी CBSE रीचेकिंग प्रोसीजर के बारे में। CBSE का रीचेकिंग का प्रोसीजर जो है, चाहे वो 10th के लिए हो या 12th के लिए हो, दोनों में ही 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसमें क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही के बच्चे 500 रुपये सबसे पहले भरते हैं, 500 रुपीज़ फ़ीस देते हैं। उसके बाद जो है उनके मार्क्स की वेरिफिकेशन होती है। इसमें 2 चीज़ें चेक की जाती हैं। पहला तो ये कि आपके मार्क्स में रीटोटलिंग की जाती है और देखा जाता है कि कहीं मार्क्स को टोटल करते समय तो कोई गड़बड़ नहीं रह गई। दूसरी चीज़ यहाँ देखी जाती है कि क्या टीचर से चेकिंग के दौरान कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। यदि आपकी रीटोटलिंग में कोई भी इशू होता है या फिर कोई क्वेश्चन होता है जिसका आपने आंसर लिखा है लेकिन टीचर ने चेकिंग के दौरान गलती से उसे मिस कर दिया है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं और इसके अनुसार जो है आपका फर्स्ट स्टेप के बाद आपको रिज़ल्ट बताया जाता है। इसके बाद अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं और आप सेकंड स्टेप पे जाना चाहते हैं तो सेकंड स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। इसमें क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई कर दिया और आपके मार्क्स नहीं बढ़े लेकिन आप श्योर हैं कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो आप सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 500 रुपीज़ उन्हें देने होते हैं, और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया और अब वो 12th के जो मार्क्स हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो रीचेकिंग करवा रहे हैं, उन्हें 700 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जब वो ये फ़ीस दे देते हैं और अप्लाई कर देते हैं सेकंड स्टेप के लिए, तो कुछ दिनों बाद CBSE उन्हें उनके आंसर बुक की एक सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देता है। इसमें वो चेक कर सकते हैं कि क्या चेकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जिसमें उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए लेकिन टीचर ने उन्हें कम मार्क्स दे रखे हैं। ये चाहे तो आप अपने स्कूल टीचर्स से भी चेक करवा सकते हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स की हेल्प लेके देख सकते हैं और अपनी आंसर कॉपी को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप होता है री इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। आपके आंसर बुक अब आपने देख ली, उसके बाद आपको अभी भी लगता है, आपने 2 स्टेप्स के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो आप थर्ड स्टेप के लिए अप्लाई करते हो जहाँ पे री इवैल्यूएशन होता है। इसमें क्या होता है कि आप पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ देते हैं और जिन क्वेश्चंस के लिए आप अप्लाई करते हैं उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से CBSE के जो टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं और इसमें देखा जाता है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे या फिर सेम रहेंगे। इस हिसाब से आपकी नई जो CBSE की जो मार्कशीट होती है वो प्रिपेयर होती है। अब इसमें चाहे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों या डिक्रीज़ हों, आपको जो है आपकी पहले वाली मार्कशीट CBSE को देनी होती है और CBSE नई मार्कशीट जो है वो इशू कर देता है और आपको वो मिल जाती है। तो ये तीनों स्टेप्स थे।
थर्ड स्टेप में 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स जो हैं उनको 100 रुपीज़ देने होते हैं। ये जो मैं डाटा बता रही हूँ फ़ीस का, ये 2024 के अकॉर्डिंग है। अगर आप किसी और ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बारी CBSE की वेबसाइट पे जाकर इनकी फ़ीस एक बारी चेक कर लें। तो ये तीनों स्टेप्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ये पूरा प्रोसीजर था। नाउ इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बारे में और आप अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, तो मैं कहूँगी कि आप याद रखिए कि जो रिज़ल्ट होता है वो कभी भी आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं बनता, वो हमेशा आपकी मेहनत के आधार पर बनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत जो है वो आपने बहुत अच्छे से की, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया लेकिन आपका रिज़ल्ट बहुत कम आया है, देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर रीचेकिंग। और अगर आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत नहीं की और जितनी मेहनत की उसके हिसाब से आपका रिज़ल्ट ठीक है, देन आई सजेस्ट कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत करें। इसमें मार्क्स इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं और सेम भी रह सकते हैं। हालांकि डिक्रीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया है रीचेकिंग के प्रोसीजर को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं देन प्लीज़ आपके रीचेकिंग का रिज़ल्ट क्या रहा वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।